नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम एक टॉपिक लेंगे और देखेंगे कि आज के आर्टिकल में एक कौन सा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आज लिया है इज़ इंडिया फेसिंग ए टू फ्रंट थ्रेट। इस टॉपिक को हम लेंगे और इस पे डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राइटर आखिर क्या बोलना चाह रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इज़ इंडिया फेसिंग ए टू फ्रंट थ्रेट। क्या भारत सचमुच दो फ्रंट वार को या दो फ्रंट वार जैसी सिचुएशन को फेस करने वाला है या कर रहा है? तो ये राइटर बोलना चाह रहा है कि एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या हमें सचमुच टू फ्रंट वार फेस करने की ज़रूरत है या हम करने वाले हैं फ्यूचर में। तो पूरा डिस्कशन इसी टॉपिक पे होगा, यही मेन टॉपिक होगा जिसके ऊपर दो लोगों से राइटर एक एक करके सवाल करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये जो टॉपिक है इसको डिस्कशन करने के लिए राइटर ने दो लोगों को चुना है। एक है लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब और दूसरे हैं हर्ष पंत। इन दोनों लोगों से दिनकर पेरी जी क्वेश्चन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा है, इज़ इंडिया रियली फेसिंग ए टू फ्रंट थ्रेट। तो चलिए थोड़ा थोड़ा एक एक करके देखते हैं लाइन बाय लाइन कि और क्या सचमुच हम ऐसा फेस कर रहे हैं और कर रहे हैं तो आगे क्या करना पड़ेगा, हम आखिर कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से। तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। तो राइटर बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारी डिप्लोमेसी या मिलिट्री थिंकिंग है उसके हिसाब से हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है LOC पे। इंडिया एंड चाइना का जो स्टैंड अप चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, वो फिर से स्टार्ट हो सकता है। वो अभी शांत है मैटर, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों लोगों को दिनकर पेरी जी ने लिया है और पारिक पारा इनसे सवाल कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रियलिटी क्या और हम ऐसा क्या करें कि इन चीज़ों से बाहर आ पाएँ। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है टू फ्रंट वार की, पाकिस्तान और चाइना जो दो साइड से हैं, ये डिबेट बहुत दिन से चल रहा है। इसके ऊपर यहाँ तक कि हमारे CDS साहब ने भी एक बार बोला था कुछ दिन पहले, जब चाइना के साथ हमारा स्टैंड अप चल रहा था, तो उसी में उन्होंने बोला था कि इंडिया टू फ्रंट वार के लिए रेडी है। मतलब उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया था कि हम टू फ्रंट वार के लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं। तो एक डिबेट का इशू रहा है इंडिया में काफ़ी दिनों से और इस पे रह के बीच बीच में डिबेट होता भी रहता है कि क्या हम टू फ्रंट वार के लिए रेडी हैं। तो ये अब काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, यानी ये बर्निंग इशूज़ या नया मुद्दा नहीं बोल सकते हैं, हम सभी इससे परिचित हैं और कुछ हद तक हम ऑलरेडी मेंटली तैयार भी हैं इस टू फ्रंट वार के लिए। तो आगे जो स्टैंड ऑफ है चाइना का लद्दाख में, उसकी वजह से ये जो चीज़ें थी, ये जो डिबेट का इशू था, ये कुछ हद तक रियलिटी में बसता हुआ दिख रहा है। कुछ हद तक दिख रहा है कि ये रियलिटी हो सकता है। अभी तक हम ऐसे ही एक डिबेट का इशू बना के इसे डिस्कस करते थे कि क्या हमें टू फ्रंट वार लड़ना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा तो कैसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये स्टैंड ऑफ कुछ हद तक इसे रियलिटी में बदलता हुआ दिखा रहा है। कुछ हद तक हम रियलिटी में आ रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन किया है राइटर ने कि आर वी रियली स्टारिंग एट सच ए प्रोस्पेक्ट। क्या हम सचमुच जो चीज़ें हम सुन रहे थे कि क्या हम इन चीज़ों को उस डायरेक्शन में देख सकते हैं कि हम टू फ्रंट वार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब ने इसका रिप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नियर फ्यूचर में अभी टू फ्रंट वार होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, टू फ्रंट थ्रेट की पॉसिबिलिटी ज़रूर बन रही है। टू फ्रंट थ्रेट है, वार तो नहीं है लेकिन टू फ्रंट थ्रेट ज़रूर है। तो अगर मैं कुछ हद तक ऐड करना चाहूँ तो जिस हिसाब से नेपाल
चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है या नेपाल ने पिछले कुछ महीनों में जो हरकतें की है उसके हिसाब से टू फ्रंट क्यों, हम थ्री फ्रंट वार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इंडिया थ्री फ्रंट वार के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है और नेपाल की गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर रहा है, आने वाले दिनों में डिबेट का इशू हो सकता है। तो खैर छोड़िए, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल हुड्डा जी की बात को देखते हैं। तो हुड्डा सर ने बोला है कि नहीं, अभी फ्यूचर में हम टू फ्रंट वार की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन टू फ्रंट थ्रेट की तरफ ज़रूर बढ़ रहे हैं। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी होती हुई दिख रही है। तो पहले क्या था कि मिलिट्री और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो थे हमारे, वो चाइना के बारे में स्पेशली कुछ करने से या थोड़ा सा कतराते थे, थोड़ा सा बोलने से डरते थे, हिचकिचाते थे चीज़ों को लेके। हमारे जो डिप्लोमेटिक एक्शंस थे या पॉलिटिकल एक्शंस थे उसमें थोड़ा बहुत हिचकिचाहट थी, हम ठीक से बोल नहीं पाते थे चीज़ों को। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से ये चीज़ें हुई हैं, अब ये चीज़ें कुछ हद तक रियलिटी में बदलती हुई दिख रही हैं। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो आने वाले दिनों में है, ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। तो जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान के साथ भी हमें करनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें बहुत ही ईज़िली इसको हैंडल करना पड़ेगा। इस चीज़ों को हम हैंडल करेंगे बहुत ही आराम से, क्योंकि जब कन्वेंशनल सुपीरियरिटी की बात आएगी तो हम काफ़ी बेहतर सिचुएशन में होंगे। हमें इस तरह के जो पहाड़ी एरिया है उसमें हमें महारत हासिल है, उन चीज़ों में हम बहुत समय बिता चुके हैं। तो ये हुड्डा जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो हमें इसमें थोड़ा सा लीड मिलेगी, जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी होगी उसमें हमें थोड़ा लीड मिलेगी, क्योंकि हम काफ़ी समय से जम्मू में या कश्मीर में या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम बहुत समय से डटे पड़े हैं। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं काफ़ी एक्सपर्ट है बाकी दोनों देशों के सोल्जर्स के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सुपीरियरिटी मिलती हुई दिख रही है। अब जो है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये हमारा ओपिनियन है कि जो अब ये जो डिस्प्यूट होगा चाइना का एक्शन लद्दाख में, ये थोड़ा सा मतलब अजीब ढंग की सिचुएशन पैदा कर सकता है। ये जो डिसअब्यूज़ है चाइनीज़ एक्शन का लद्दाख में, ये अब एक ओपिनियन बन चुका है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पहले हमें ऐसा नहीं लगता था, हम कुछ हद तक ये मानते थे कि नहीं, चाइना ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसका हमारे यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो अपने व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देगा और चीज़ों को नॉर्मल रखेगा, जो हमारी बाउंड्री लाइन है उस पर, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, तो उससे व्यापार से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो व्यापार पे ध्यान देगा। लेकिन चाइना की पॉलिसी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थी, वो इंच इंच करके ज़मीन भी लेना उसकी पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है। तो शायद हम कुछ हद तक गलत थे, लेकिन जब से लद्दाख इशू हुआ हमारे कान खड़े हो गए। हमें लगा नहीं, व्यापार तो सेकेंडरी है, व्यापार जो है वो है अपनी जगह, लेकिन उसका जो एक एक इंच लेने का तरीका है वो भी कम नहीं है, तो भी एक इशू है। तो ये जो थ्रेट है चाइना का अब कुछ हद तक रियल सा बन रहा है, जो पास्ट में ऐसा नहीं था कि पहले हमें लगता था कि एक थ्रेट ही रहेगा, लेकिन अब ये रियलिटी बन गई है। अब चीज़ें रियल हो रही हैं। अब चाइना जो पहले एक डराता था लोगों को, अब सीधे सीधे उस पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। उसने ऑलरेडी तिब्बत को ले लिया, तो अब उसके दिमाग में और भी चीज़ें चल रही हैं। तिब्बत के बाद उसको अभी उसके पड़ोस में और भी देश दिख रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी कंट्री का कुछ हिस्सा दिख रहा है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी कुछ हिस्सा उसको दे रखा है, जिसमें अक्साई चीन भी है। तो उसे बहुत सारी गिफ्ट में चीज़ें मिली हुई हैं। अब उसे दिख रहा है कि बगल में एक छोटा सा देश भूटान है, भूटान से भी कुछ हिस्सा ले सकता है वो। हमारे कुछ हिस्सा पे उसने ऑलरेडी दावा कर देखा है, लद्दाख में ऑलरेडी दावा कर ही रहा है। तो ये सब चीज़ें अब रियलिटी में बदलती हुई दिख रही हैं कि जो पहले की जो थोड़ी बहुत थ्रेट थी अब वो रियल हो रही हैं। अब हम उसे थ्रेट नहीं बोल सकते। तो जो हम अब एक्सपर्ट हैं वो ये सब बोल रहे हैं कि जो टू फ्रंट वार था, इसका जो मतलब था वो फेल हो रहा है इंडियन डिप्लोमेसी में। अगर हम टू फ्रंट वार कर रहे हैं तो मतलब हमारी जो इंडियन डिप्लोमेसी थी वो पूरी तरह से फेल हो रही है। तभी हमें टू फ्रंट वार की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम इन दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो
हुड्डा जी ने बताने की कोशिश की कि टू फ्रंट वार की पॉसिबिलिटीज़ फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर बनती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसा उन्होंने बोला। एक्सपर्ट हैड सेड इन द पास्ट दैट ए टू फ्रंट वार वुड मीन ए फेलियर ऑफ द इंडियन डिप्लोमेसी। तो एक्सपर्टों ने ऐसा बोला है कि अगर टू फ्रंट वार होता है तो ये हमारी इंडियन डिप्लोमेसी की एक फेलियर हो सकती है। राइटर ने अगला क्वेश्चन किया है कि वेयर डज द करेंट स्टैंड अप पुट दैट सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, जो इस करेंट स्टैंड अप हो रहा है, तो ये सिचुएशन को कहाँ पे रख रहा है? इस करेंट स्टैंड अप की वजह से सिचुएशन कहाँ पे जाके रुक रही है? इसको हर्ष वी पंत साहब ने रिप्लाई किया है। उन्होंने बोला कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, दो बड़े देश जो हैं और उनकी अच्छे रिलेशन अगर नहीं है आज की डेट में, तो ये आप बोल सकते हो कि ये दोनों साइड के बॉर्डर की वजह से हो रहे हैं। दोनों साइड की बॉर्डर की वजह से आज की डेट में उनके अच्छे रिलेशन नहीं है। तो एक इशू हो सकता है कि अगर दोनों के अच्छे रिलेशन नहीं है तो फिर चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमें मैनेज करना होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेटर देन द LOC बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मैनेज करना होगा LOC के बदले में। हम जो LOC पे ध्यान देते थे, अब उसे छोड़ के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें पीछे हटने से रोकेगी। हम LOC पे ध्यान देने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें LOC पे ही फोकस करना होगा। अभी हम उस फेज में आ चुके हैं जहाँ से डिसएंगेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ से डिसएंगेजमेंट नहीं हो सकता है। पहले हमें कुछ हद तक लगता था कि चीज़ें बदल जाएंगी, हो सकता है कुछ टाइम के बाद चीज़ें सुधर जाए, जैसा कि हमारा एक और स्टैंड अप हो चुका था भूटान की ज़मीन को लेके एक बार इससे पहले। लेकिन वहाँ पे चीज़ें कुछ टाइम के बाद डिसएंगेजमेंट हो गई थी, चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई थी, तो हमें लगा था कि चीज़ें हो सकता है सुधर जाए। लेकिन लद्दाख में हम दोनों यानी दोनों कंट्री इतना आगे निकल चुके हैं कि अब पीछे आना मुश्किल है। तो चीज़ें इतनी आसानी से डिसएंगेजमेंट नहीं होने वाली हैं, क्योंकि चाइनीज़ जिस हिसाब से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी आने वाले दिनों में। तो एक वार की पॉसिबिलिटीज़ को कोई नहीं इनकार कर सकता। तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं, हर्ष वी पंत जी ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी डिसएंगेजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि चाइनीज़ की हरकतें जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से डिसएंगेजमेंट होना पॉसिबल नहीं है। हमें हमेशा ये डर रहेगा कि वो हमारी तरफ और बढ़ेंगे जैसे उन्हें मौका मिलेगा। तो ये तो क्लियर है, ये बहुत हद तक क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने जो सिग्नल दिया है उसके हिसाब से उनका जो कोऑर्डिनेशन होगा इंडिया के लिए वो बहुत ही नॉर्मल सा नहीं होगा। दे विल बी मोर कोऑर्डिनेटेड इन दियर रिस्पॉन्स टू इंडिया। इंडिया की रिस्पॉन्स में वो और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे। तो चीज़ें नॉर्मल इसलिए नहीं होंगी क्योंकि हम जिस हिसाब से करेंगे उससे और ज़्यादा एग्रेशन करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमने उनका एक पॉइंट ले लिया तो वो दूसरी पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। इस बीच में बहुत सारे ऑलरेडी झगड़े हो चुके हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई, कुछ हमारे जवान शहीद भी हो चुके हैं इसमें। तो चीज़ें इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है। आगे बोल रहे हैं कि दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम मोर असर्टिव। ये इसलिए और भी है क्योंकि इंडिया और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है और वोकल हो चुका है। जो चीज़ें वो पहले नहीं कर पाता था अभी खुल के बोलने लगा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। वो अपने रोल को अपने रीजन में पहचानने लगा है। वो अब जानता है कि उसका रोल उसके रीजन में क्या है। वो खुल के इस पर डिबेट करने लगा है। आर्टिकल 370 हो, अक्साई चीन हो, इस पर ऊपर खुल के बातें करने लगा है। तो अब चीज़ें और ही अजीब ढंग की सिचुएशनें पैदा आ रही हैं। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम वी आर सीइंग चाइना रिएक्टिंग
टू समथिंग दैट इंडिया इज़ डूइंग। अभी हम फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं चाइना उस पर रिएक्ट कर रहा है। पहले चाइना हर चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करता था। हमने 370 हटाया, चाइना ने सेम टाइम रिएक्ट कर दिया। हमने कुछ एक्साइज इन पे बोला, चाइना ने रिएक्ट कर दिया। तो चाइना का हमारी हर एक एक्टिविटीज़ पे रिएक्शन आना ये भी दिखाता है कि डिसएंगेजमेंट इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। तो ये जो पीछे की चीज़ें या आने वाली चीज़ें, इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि दोनों LOC हो या LAC हो, ये दोनों वोलेटाइल रहेंगी, यानी दोनों पे खतरा बना रहेगा, दोनों पे चीज़ें बिगड़ती रहेंगी, चीज़ें नॉर्मल नहीं होने वाली है। तो आई डोंट पर्टिकुलरली सी दिस एज बीइंग ए प्रॉब्लम। तो हम इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देख रहे हैं। इंडियन डिप्लोमेसी फेल है एंड देयरफॉर दिस हैपेंड। तो हम इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देख रहे हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी फेल है इसलिए घटा। तो इन्होंने उसका एक काउंटर रिप्लाई किया पंत जी ने कि आप ही नहीं बोल सकते कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इंडियन डिप्लोमेसी फेल होगी इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इंडियन डिप्लोमेसी फेल नहीं है। इंडियन डिप्लोमेसी अपने काम को ढंग से कर रही है। ये चीज़ें होनी थी, क्योंकि जिस हिसाब से सामने वाली पार्टी अग्रेशन दिखा रही है पॉसिबल था। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, आप मजबूर हो कि आपको रिप्लाई करना ही है। उन्होंने आगे बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं या मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ढंग से इस चैलेंज को रिकॉग्नाइज़ किया है, इस चैलेंज को ढंग से पहचाना है। वो अब समझ चुके हैं कि एक चैलेंज है और इसे हमें एक्सेप्ट करना है और इससे जूझना है आगे। तो इन दोनों ने बहुत ही बखूबी इस चैलेंज को समझा है। तो जो इश्यूज़ है आज की डेट में चाइना गवर्नमेंट का जो इश्यूज़ है हमारे लिए, उसमें हम ऐसा बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें एक रियल टाइम में हमें काउंटर करना ही पड़ेगा। एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक रियल टाइम में इसे काउंटर करें। हम इसे अज्यूम करके नहीं छोड़ सकते कि अज्यूम चाइना विल गो बैक, नथिंग लाइक दिस, चाइना विल कंटिन्यू कम फॉरवर्ड। तो अब हमें देखना होगा कि हमें क्या करना, हम इसे कैसे जूझ पा रहे हैं और एक रियल टाइम में हम इसे कैसे फेस कर पा रहे हैं और हम इसे कैसे इसे काउंटर कर पा रहे हैं। ये सब हमारे लिए अब ज़रूरी है हमारे साइड से। तो अभी ये जो कम्बिनेशन होगा इसका मतलब ये होगा कि जो इंडियन डिप्लोमेसी है, मिलिट्री है, इसकी थिंकिंग जो है रैपिडली इन्वॉल्व हो जाएगी, जो पहले नहीं थी। वी हैड अर्लियर अज्यूम्ड, हम पहले अज्यूम करते थे, लेकिन अब हमारी जो एक्टिविटीज़ वो रियलिटी में इन्वॉल्व हो रही है। अब ये जो कम्बिनेशन दोनों का बना है, मिलिट्री और डिप्लोमेसी का, एक रियल टाइम कम्बिनेशन बना है और मोर एक्टिव कम्बिनेशन है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले हम अज्यूम करके बहुत सारी चीज़ों को चलते थे, लेकिन अब हम अज्यूम नहीं, रियलिटी में आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जो डिस्कशन हो रहा है पॉसिबल प्रपोजल ऑफ डिसएंगेजमेंट या डीएस्केलेशन का, जो कि स्टैंड ऑफ को एंड करने की दिशा में बढ़ रहा है, ये एक प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेवलपमेंट लीव्स ए पॉसिबिलिटी फॉर एस्केलेशन। तो इसमें ऐसा नहीं कि चीज़ें पूरी तरह ख़त्म होने वाली है, इसमें एस्केलेशन के चांसेस हैं। यानी डिस्केलेशन हो रहा है, ठीक है, हम इस पर कंटिन्यू डिस्कशन भी कर रहे हैं चाइना के साथ, बहुत हद तक मिलिट्री टॉक्स भी हमारे हो रहे हैं और लग रहा है कि चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ है अभी भी इसमें एस्केलेशन की, यानी कहीं ना कहीं एक वार होने की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनी हुई है। तो एक शॉर्ट टर्म वार की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हो रही है अभी भी। तो आगे राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ सो व्हाट आर इंडियन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अगर ऐसा है तो इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। इसको हुड्डा सर रिप्लाई कर रहे हैं। हुड्डा सर ने इसके बारे में बोला है कि अगर टू फ्रंट का कन्फ्लिक्ट या थ्रेट है, हमें तो वी विल नीड टू डिजिग्नेट ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी थ्रेट बेस्ड ऑन हु प्रेजेंट द ग्रेटर डेंजर।
तो हमें इसको थोड़ा सा अलग करना होगा चीज़ों को। हम एक साथ दोनों को इक्वली नहीं देख सकते, हमें देखना होगा कि प्राइमरी थ्रेट किधर से आ रहा है या सेकेंडरी थ्रेट किधर से आ रहा है, उस हिसाब से हमें उस एक्ट करना होगा। और जो प्राइमरी थ्रेट होगा मतलब ज़्यादा डेंजर है वो हमारे लिए, तो हमें उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इन कंपेयर टू सेकेंडरी थ्रेट। हाँ वो आएगा, आगे चल के आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा ना। लेकिन जो प्राइमरी थ्रेट है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर ऐसा कुछ बन रहा है टू फ्रंट कन्फ्लिक्ट, तो हमें प्राइमरी थ्रेट और सेकेंडरी थ्रेट को अलग अलग करना होगा और प्राइमरी थ्रेट पे पहले ध्यान देना होगा। आगे बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट हैव मैचिंग स्ट्रेंथ ऑन बोथ द फ्रंट। हम दोनों फ्रंट को मैच नहीं कर सकते, जैसा कि मैं अभी बोला कि हम दोनों फ्रंट को एक साथ नहीं ले सकते, हमें दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी करके ही डील करना पड़ेगा। अगर प्राइमरी थ्रेट चाइना से आ रहा है तो ये जो है थोड़ा बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए। तो हमें बोल सकते हैं कि अगर प्राइमरी थ्रेट हमारा चाइना है तो ये थोड़ा बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इंडिया के लिए उसे डील करना। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें तो इसके ऊपर बात करनी होगी कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। तो आई विल टॉक अबाउट चाइना बीइंग एज द सॉर्ट ऑफ प्राइमरी थ्रेट ऑफ ऑपरेशंस। हम अगर चाइना को प्राइमरी थ्रेट बोलते हैं तो हमें क्या एक्टिविटीज़ करनी होगी, ये चीज़ें एक देखने वाली है। तो इंडिया एंड द इंडियन मिलिट्री हैव सम डिस्टिंक्ट स्ट्रेंथ। तो इंडिया या इंडियन मिलिट्री की कुछ है ऐसी ताकत, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सालों से हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, डिफेंस हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बॉर्डर एरिया में, क्योंकि हम कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं पाकिस्तान से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर। तो हमारा जो कंटिन्यू एक्टिविटीज़ वो बनी हुई है, यानी हम कभी बैठे ही नहीं। आज़ादी से लेके अभी तक हमारे सोल्जर्स कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। कभी कभी तो उनके टेररिस्ट जो हमारे यहाँ आ जाते हैं उनसे हमें लड़ना पड़ता है, बॉर्डर पे तो फायरिंग होती ही रहती है। तो हमने कंटिन्यू एक्टिविटीज़ किया है फाइटिंग की, तो हम इस मामले में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चाइना की अपेक्षा। ये जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, ये जो वहाँ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके लिए आसान नहीं होगा इस एरिया में सरवाइव कर पाना लंबे समय तक। वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुँचाना, वैसे जो पहाड़ी एरिया है उसमें पीएलए के लिए बहुत आसान नहीं होगा, जबकि हमारे लिए काफ़ी आसान है। इसका हमें एडवांटेज मिलता है। हम काफ़ी टाइम से ऐसी एक्टिविटीज़ में हैं, हम कश्मीर में हैं बहुत लंबे समय से, हम कारगिल जैसे एरिया में, हम ग्लेशियरों पे बहुत लंबे समय से, तो हमें इसका काफ़ी अनुभव है। तो हमारे लिए ये चीज़ें एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन पीएलए के लिए नॉर्मल बात नहीं है। उसके लिए कहीं भी इस तरह का एरिया नहीं है जिसमें वो फाइट करता हो, तो ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे हमें लीड मिलती है। हमारे जो एयरफोर्स हैं उनको भी एडवांटेज मिलता है पीएलए के एयरफोर्स की अपेक्षा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एक्टिविटीज़ रहती है कश्मीर के एरिया में। इनका जो राशन पहुंचाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना है, कभी कभी ये खुद इन्वॉल्व होते हैं उस तरह की वार। कारगिल वार में इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था हमारे एयरफोर्स ने। तो इनको इस तरह की चीज़ों में महारत हासिल है जो कि पीएलए को नहीं है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी लीड मिलती है। हमारी जो मिलिट्री है उसको स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है इस एरिया में। और आगे बता रहे हैं कि जो हमारी नेवी है उसको भी थोड़ा सा ईज़ मिलती है पीएलए की नेवी के अपेक्षा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल नेवी है। इसको जो मेरीटाइम डोमेन है उसके बारे में बहुत अच्छा अनुभव है। ये बहुत पुरानी नेवी है, दुनिया की सेकेंड सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी मानी जाती है। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो नेवी है वो बहुत ही प्रोफेशनल है दूसरी पीएलए की नेवी की अपेक्षा। पीएलए की नेवी ने शायद ही कभी कोई वार में इन्वॉल्व लिया हो, लेकिन हमारी नेवी ऑलरेडी कितने सारे वार कर चुकी है। उसमें 1971 का वार सबसे फेमस वार है जिसमें उसने बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, और बीच बीच में हर जगह इन्वॉल्व होती रहती है, हर तरह की एक्सरसाइज करती रहती है, हर देशों के साथ हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा एज मिलता है पीएलए की नेवी से। तो हम नेवी के क्षेत्र में भी काफ़ी पीएलए की अपेक्षा, पीएलए की जो नेवी है उसकी अपेक्षा हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और आगे बोल रहे हैं कि
उन्होंने आगे कहा कि देयर इज़ ऑल्सो सम वीकनेस। ये तो ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमें बोल सकते हैं कि इन चित्र में हमें थोड़ा सा महारत हासिल है, लेकिन हमारी कुछ कमजोरियां भी हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। चाइना की जो मिलिट्री है वो बहुत ही बड़ी है हमारी मिलिट्री से, यानी उसके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, ये उसकी ताकत बन सकती है। अगर वो मिलिट्री पोटेंशियल की बात करें और उसे वो आगे लाने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जो 1961 का जो 1962 की जो वार हुई थी, जिसमें हमें बहुत ही नुकसान हुआ था और इसमें चाइना ने हमारे बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था। उसमें हुआ यही था कि 1/10 का रेशियो था, जहाँ पे हमारे 1 लोग थे वहाँ चाइनीज़ आर्मी के 10 लोग थे। तो इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये एक इशू है, क्योंकि उनकी जो ग्रेटर मिलिट्री पावर है इससे हमें नुकसान हो सकता है, ये हमारे लिए एक इशू है। और आगे बोल रहे हैं कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भी उसको थोड़ा एज मिलती है और उसकी टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है आज की डेट में। हम अभी भी बहुत उससे पीछे हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, साइबर है, एयर डिफेंस है, इन चीज़ों में उसे एज मिलती है हमसे। इन चीज़ों में चाइना हमसे काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। और ये सब चीज़ें जो फ्यूचर के वारफेयर होंगे इसमें बहुत अच्छे रोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इन चीज़ों में चाइना को थोड़ी हमसे महारत हासिल है और ये उसको लीड देगा वार में, जब कभी वार की सिचुएशन बनती है तो। और फाइनली हम अगर बोले कि हमारा एफर्ट्स जो है वो थोड़ा सा कम है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, नॉर्थर्न बॉर्डर पे उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बॉर्डर पे जो नॉर्थर्न हमारा बॉर्डर है वहाँ पे हमसे बहुत बेहतर है। उसकी रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। वो उसका जो मेन लैंड है वहाँ से लद्दाख आने में उसको हमसे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी उसने बना रखी है, जो अभी भी हम बना रहे हैं, हमने अभी तक पूरी तरह से बनाया नहीं है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा एज मिलती है, यानी इस फील्ड में चाइना हमसे बेहतर कंडीशन में है। आर्मी चीफ हमारे जो MM नारवाने साहब हैं उन्होंने ऑलरेडी बोला भी था कि सियाचिन जो होगा एक क्लोजेस्ट पॉइंट होगा चाइना और पाकिस्तान के लिए, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों आके सियाचिन पे मिल सकते हैं और ये हमारे लिए एक इशू हो सकता है। तो जो चाइनीज़ ट्रूप है वो हमारी जो आर्मी है उसकी पेट्रोलिंग को देशपांग प्लेन से एक है वहाँ पे रोक सकते हैं, क्योंकि वो सियाचिन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो उनको वहाँ से लीड मिलती है और वहाँ पे पाकिस्तान को उन्हें सपोर्ट भी मिल सकता है। तो वो हमारे आर्मी की पेट्रोलिंग को आराम से रोक सकते हैं, यानी वहाँ पे हमें वो ब्लॉक कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये जो बाधा है, इस बाधा की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है और ये हमारी एक हमें बहुत हद तक आगे बढ़ने से रोक सकता है और हमें यहाँ से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। जब एक्चुअल वार की सिचुएशन होगी तो हमें इसे लीड करना पड़ेगा और इसको ऑलरेडी आर्मी चीफ ने खुल के बोला है कि सियाचिन हमारे लिए इशू है। तो हमें इसको ध्यान में रख के अगर वार की सिचुएशन बनती है तो आगे की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आगे उन्होंने सवाल किया है कि ये कितना हार्मफुल है, ये जो बाधा है हमारे लिए देशपांग का, ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है। क्या सियाचिन एक बिगर क्राइसिस बन सकता है? क्या सियाचिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस का कारण बन सकता है? ये सवाल था राइटर का। तो इसको लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब ने रिप्लाई किया। उन्होंने बोला है कि जब हम सियाचिन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सल्तुरुर रिज की, जिसकी हाइट है 18,000 फीट से लेके 20,000 फीट तक, ये इसकी हाइट है। अगर इस हिसाब से देखा जाए कोई उस हाइट पे बैठा हुआ तो उसे थोड़ा सा एज मिलता है और एक जोग्राफिकल बैरियर है एंड इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू ब्रेक, और ये बहुत आसान नहीं हुआ हमारे लिए इसे ब्रेक कर पाना, ये हमारे लिए काफ़ी टफ हो सकता है। हम नहीं देख सकते यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी, यानी चाइना और पाकिस्तान जो यहाँ पे आके मिल रहे हैं उसे हम लोग नहीं देख पाएंगे। वी शुड नॉट लुक एट द cumulativity of China and Pakistan purely in geographic terms but in the strategic terms।
सिर्फ ज्योग्राफिक टर्म्स की वजह से नहीं, अगर स्ट्रेटजिक टर्म की भी नज़रिए से देखा जाए तो उन दोनों को जो यहाँ पे एज मिलती है उसे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, उसे हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे है। 18,000 फीट से लेके 20,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो सियाचिन एक इम्पॉर्टेंट और जोग्राफिकली वेरी डिफ़िकल्ट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एरिया है। एक तो बहुत ही ऊंचाई पे है, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलती है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, और जोग्राफिकली भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो इतना ऊंचाई पे है वहाँ पे कुछ भी मिलिट्री के एंगल से भी कैरी आउट करना भी कोई ऑपरेशन आसान नहीं होगा हमारे लिए। तो हमारे लिए एक इशू का हो सकता है। जो देशपांग है ये स्ट्रेटजिकली हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमें एक्सेस देता है सियाचिन में, लेकिन इसलिए कि बल्कि इसलिए और कि ये जो एरिया है ये हमें DSBDO रूट से भी जोड़ता है। ये हमें वहाँ से लिंक देता है, जिसकी वजह से हम नॉर्थर्न एरिया ऑफ लद्दाख और BDO एयरफील्ड को कनेक्ट कर पाते हैं। एक लिंक है, जो DSBDO रोड है एक लिंक है नॉर्थर्न एरिया ऑफ लद्दाख एंड BDO एयरफील्ड से। तो ये जो देशपांग है ये हमारे लिए स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो तराई ऑफ देशपांग लैंड है ये एक बहुत ही मैकेनाइज्ड मैनोवर है। यहाँ पे यानी हम बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से मैनोवरिंग कर सकते हैं, अपने लोगों को लैंड करा सकते हैं इस एरिया में, तो या इस एरिया से अपने लोगों को भेज सकते हैं। तो देशपांग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस हो सकता है, और अगर वार की सिचुएशन बनती है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये एरिया। इट इज़ एन एरिया वेयर एन अटैकिंग फोर्स हैज़ एन एडवांटेज। तो जो एक ऐसा एरिया है वहाँ पे जो अटैकिंग फोर्स होगी उसे एडवांटेज मिलेगा, वो थोड़ा एडवांटेज में रहेगी। तो जब हम इसको रिजॉल्व करने के, इस करेंट क्राइसिस को जब हम रिजॉल्व करने की तरफ देखते हैं और हम फोकस करते हैं नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो, स्ट्रेटजिकली देपसांग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस करेंट क्राइसिस को, और हम नॉर्थ और साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो की तरफ देखते हैं, तो देशपांग जो है देपसांग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जा रहा है हमारे लिए। तो ये जो देपसांग की इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, और ये आगे चल के बनी रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। ये हमारे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट हो सकता है फ्यूचर में। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जो है इंडिया को टेरर अटैक के लिए उसने ब्लेम किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे इंडिया ने टेरर अटैक किया है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने इस तरह का ब्लेम किया, तो ये भी एक इशू हो सकता है। कुछ दिन के पहले अगर इंडिया पाकिस्तान इस तरह से बोल रहा है तो ये भी एक वार की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि जो CPEC है उस पर पाकिस्तान और चाइना दोनों के इंटरेस्ट बराबर बने हुए हैं। तो हो सकता है दोनों इसको बहाना बना के भी एक वार की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट, दोनों की कंबाइन दोनों एक साथ वार में कूदेंगे। तो टू फ्रंट वार की जो पॉसिबिलिटीज़ को हम अभी अज्यूम कर रहे हैं वो रियलिटी में बदल सकती है, क्योंकि CPEC में चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो चाइना इसमें बढ़ चढ़ के वैसे भी इन्वॉल्व है, तो वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, तो उसे भी इस वार में कूदना पड़ेगा। तो टू फ्रंट की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अपने आप बनी हुई है। आगे राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं, विल द CPEC इमर्ज एज ए मेजर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन विद पाकिस्तान एंड चाइना। तो राइटर का सवाल ही है कि ये जो CPEC है क्या इसकी शुरुआत एक फ्रिक्शन का कारण बन सकती है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों एक साइड में होंगे और हम एक साइड में होंगे। तो हमसे इन दोनों के फ्रिक्शन का कारण क्या है, CPEC बन सकता है। हर्ष वी पंत जी ने इसका रिप्लाई किया, उन्होंने बोला हाँ, ये ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा
कारण बन सकता है, और इसकी वजह से जो रिलेशन है दोनों के वो बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। ये जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है वो इस सी पैक की वजह से बहुत ही क्लोज़ हो चुके हैं, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को लगता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और चाइना को लगता है कि हमने बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब वो पीछे हट नहीं सकते हैं। तो ये एक कारण बन सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। तो हम हमेशा जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान बहुत ही क्लोज़ हो रहे हैं। धीरे धीरे हर रोज़ वो नई अपनी क्लोजिंग की जो नई ऊंचाई है उसे छूते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ सी पैक जो है एक न्यू डायमेंशन खुल सकता है उनके रिलेशनशिप का। उनके रिलेशनशिप को एक और नई ऊंचाई दे रहा है ये जो सी पैक है, सी पैक की वजह से, क्योंकि मैंने बोला कि इसमें दोनों के इंटरेस्ट बराबर बने हुए हैं। इसकी वजह से जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो रहा है सी पैक में, और खुल के उसकी जो पॉलिसीज़ है इंडिया के अगेंस्ट में आ रही हैं। खुल के वो इंडिया के अगेंस्ट में बोलता है, हर जगह इंडिया के अगेंस्ट में बातें उठाता है, क्योंकि सी पैक में उसका इंटरेस्ट है। और सी पैक में इंटरेस्ट है मतलब पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। तो अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट है तो इंडिया के अगेंस्ट इंटरेस्ट है। तो इस वजह से वो खुल के इंडिया के अगेंस्ट बोलता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अलाउ करती है इंडिया को कि वो और ज़्यादा खुले, उसकी पॉलिसीज़ और खुले चाइना को लेके। अब ये सब चीज़ों की वजह से हमें खुल के बोलना पड़ रहा है। हम भी जो पहले हम थोड़ा सा हिचकिचाते थे बोलने पे, अब हम हिचकिचाते नहीं, अब हम खुल के अपनी बातों को रखते हैं। और यही हमें अलाउ करता है कि अब हम खुल के अपनी पॉलिसीज़ को चाइना के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में तो हम पहले से ही रख रहे थे, चाइना बचा हुआ तो चाइना के अगेंस्ट में भी चीज़ों को खुल के रखें। और इसको हम कोई नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहे हैं। पंत जी बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट ए ऑल नेगेटिव, ये सब नेगेटिव नहीं है। अगर सी पैक का जो पॉइंट है उसमें चाइना और पाकिस्तान का जो कोलिजन है वो इमर्जिंग हो रहा है या विल इमर्ज इन द फ्यूचर, या फ्यूचर में इमर्ज हो रहा है, तो इंडिया knows the challenge is emanating from the particular pressure point and needs to have काउंटरवेलिंग मैकेनिज्म इन प्लेस। तो इंडिया को पता है कि इस तरह की जो चैलेंजेस है फ्यूचर में और बढ़ने वाले हैं, तो इंडिया को उसके लिए तैयार होना होगा, और उसके लिए ये जो चैलेंज है इससे काउंटर करने के लिए उसे सोल्यूशन खोजना होगा। वो ऑलरेडी इस पे काम करेगा, क्योंकि अब उसे चीज़ें काफ़ी खुल के दिखाई दे रही हैं कि इस सी पैक की वजह से दोनों काफ़ी क्लोज आए। और यहाँ तक कि इंडिया ऑलरेडी सी पैक का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है इससे दोनों काफ़ी क्लोज हो रहे हैं और इससे हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा आइडिया है कि वन पॉइंट पे दैट इंडिया इन इंडिया हैड दैट इज़ पॉसिबल डिसएंगेज सेपरेट चाइना एंड पाकिस्तान। ये जो आइडिया हमारे दिमाग में एक आया है कि क्या हम ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि हम चाइना और पाकिस्तान को सेपरेट कर दें, लेकिन राइटर बोल रहे हैं कि नहीं, अभी फ़िलहाल तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं देख रही है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंटल मेंटलिटीज़ नहीं है जिसमें हम इन दोनों को अलग कर सकें। तो अभी इन दोनों के अलग होने की चांसेस हमारे एंगल से बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले दिनों में भी काफ़ी दिनों तक वो दोनों क्लोज बने रहेंगे। अभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी या पॉलिसी मेकिंग जो सर्कल है उसमें वी डू सी पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ लार्ज चाइना प्रॉब्लम। तो ये जो चाइना की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान, वो ऑलरेडी दिखेगी, वो हमारी पॉलिसी में या हमारे जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स है उसमें ऑलरेडी दिख रही है कि जो पाकिस्तान है चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना रहेगा फ्यूचर में भी। लेकिन चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हो रही हैं। इसमें जो सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर्स है इंडो पैसिफिक में, तो राइटर का क्वेश्चन है कि इन द इवॉल्विंग सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर इन द इंडिया पैसिफिक हाउ विल द ज्योग्राफी ऑफ द थ्री प्ले आउट। तो ये जो इंडिया पैसिफिक है इसमें ये तीनों जोग्राफिकली कैसे प्ले करेंगे अपनी रोल को, जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें। तो इसको हर्षवीर पंत जी रिप्लाई करें कि चाइना इज़ नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ग्लोबल मैट्रिक्स। ग्लोबल मैट्रिक्स में चाइना आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते।
सो इंडिया विल हैव टू टेक दैट फैक्टर इनटू अकाउंट। तो इंडिया को इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा कि चाइना एक फैक्टर है यहाँ पे, और कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम इसे इनकार तो नहीं कर सकते कभी भी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि अभी जो कोविड की सिचुएशन बनी है उसमें बहुत सारे देश हैं जो चाइना के अगेंस्ट में आए हैं। चाइना की कुछ ऐसी हरकतें रही हैं, कुछ ऐसा उसका अग्रेशन रहा है कि इसकी वजह से बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो चाइना के अगेंस्ट में है या चाइना से दूर हुई हैं। तो इंडिया उनसे अपने रिलेशन सुधार सकता है। इस तरह के लोगों को जो उनसे दूर हुए हैं या उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ला सकता है। कि कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है। अगर हमारा कोई दुश्मन है और उसका कोई तीसरा दुश्मन है तो हमारा दोस्त हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी दोस्त हैं, देश हैं जो चाइना से दूरी बना रहे हैं, वो हमारे क्लोज हो सकते हैं। तो इंडिया को इस पे काम करना होगा और इस तरह के देशों को पकड़ के उससे अपने रिलेशन सुधारने होंगे। ये दिख भी रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं, क्वाड में दिख रही हैं। क्वाड फिर से एनर्जाइज हो रहा है, क्वाड में फिर से एनर्जी आ रही है। क्वाड बना था, फिर शांत पड़ गए थे, कोई कुछ नहीं बोला था, लेकिन जैसे कोविड आया चीज़ें अचानक चेंज होने लगी, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जो चीज़ें शांत पड़ी थी वो फिर से उभर के सामने आई और इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई। ये और बड़ी होती अगर ट्रम्प का टेन्योर एक बार और एक्सटेंड हुआ होता, अगले 4 साल के लिए अगर ट्रम्प साहब और रहे होते, तो क्वाड को एक नाटो की तरह डेवलप किया गया होता। उसको पोम्पियो साहब ने ऑलरेडी एक बार बोला भी था कि हम इसे नाटो के तर्ज पे डेवलप करना चाहते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ ऑलरेडी बन रही थी, लेकिन अभी बाइडेन साहब आ रहे हैं तो देखते हैं वो क्वाड में कितना इंटरेस्ट लेते हैं और क्वाड को किस एंगल पे ले जाते हैं। तो राइट, यहाँ पे पंत सर बोल रहे हैं कि हम इन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते, इसकी ऑलरेडी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। क्वाड इसका एक जीता जागता एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया को हम मालाबार एक्सरसाइज में नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है। इंडिया और यूएसए के रिलेशन अपनी एक नई ऊंचाई पे हैं, जो पहले कुछ हद तक एक नॉर्मल से हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वो बहुत ही अच्छे लेवल पे रिलेशन बन चुके हैं। शायद इसमें कुछ हद तक कोविड भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को देखें तो उसमें जो कुछ डायरेक्शन ऐसे हैं वो चाइना के एक्शन की वजह से हुए हैं। चाइना का जो एक्टिविटीज़ रही है वो चीज़ें लोगों को डरा रही हैं, लोग उससे काफ़ी डरे हुए हैं। इस वजह से भी जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये जो उसके रिलेशन है लोगों के साथ वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। नॉर्मल रिलेशनशिप विद चाइना जो है वो इतना आसान नहीं होगा लोगों के लिए। ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। ये चाइना के एक्शन की वजह से हो रहा है। चाइना के एक्शन बहुत ही अग्रेशन वाले एक्शन हो चुके हैं आज की डेट में, और कोविड-19 आने के बाद उसके एग्रेशन और बढ़ चुके हैं, क्योंकि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। या तो कोविड की तरफ से अपना लोगों का ध्यान हटाने के लिए वैसा किया हो, या कुछ और, या उसे लगता हो कोविड की वजह से सारे लोग क्राइसिस में चले गए, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी उसे लगता हो, लेकिन उसका एग्रेशन लोगों को उससे दूर कर रहा है, और आज की डेट में बहुत सारे कंट्री उससे दूर हो चुके हैं। और इसमें आगे बोल रहे हैं कि नाउ दैट इज़ ए चैलेंज दैट नॉट ओनली इंडिया फेसेस बट ऑल्सो कंट्रीज़ लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस एंड यूरोप फेसिंग। तो ये जो चैलेंज है इसको सिर्फ इंडिया ही फेस नहीं कर रहा है। जो चाइना का अग्रेशन है इसको बाकी देश भी फेस कर रहे हैं, जैसे जापान फेस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया फेस कर रहा है, यूएस भी कुछ हद तक फेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूरोपीय कंट्री भी फेस कर रही हैं इस चीज़ों को। तो चाइना के जो एक्शंस है उसको सारे लोग फेस कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये एक इशू है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इंडिया जो इंडो पैसिफिक जो कभी एक पॉसिबिलिटीज़ लगती थी, वो आज की डेट में बहुत ही डिस्प्यूटेड बनती जा रही है। इंडो पैसिफिक आने वाले दिनों में बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया बनेगा, और इसमें यानी अगला वार अगर हम इंडो पैसिफिक में बोलें तो इससे ज़्यादा आश्चर्य से नहीं देखा जा सकता। आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक या साउथ चाइना सी में एक वार की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है चाइना की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो अल्टीमेटली
इंडिया को जो है अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम किसी दूसरे देश पे ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते। हाँ, अगर आप स्ट्रांग हो और आप अच्छे से कर रहे हो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर हम देखें कि इफ़ यू हैव पैटर्न दैट आर आउट देयर टू सपोर्ट यू, दैट ऑलवेज इज़ ए वैल्यू एडेड। अगर आप ऐसे पार्टनर्स को देखें कि जो आपको सपोर्ट करता है, तो हाँ, इससे आपको थोड़ा और फ़ायदा हो सकता है। इस तरह के अगर पार्टनर आपके पास हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो चाइनीज़ एक्सेंट जो है उसमें इंटरेस्टिंगली यही हुआ है कि दे हैव प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें क्या हुआ है कि पास्ट में क्या था कि इंडिया हेजिटेट करता था बोलने से चाइना के अगेंस्ट में। चाइना के कुछ पॉलिसीज़ जो चाइना के अगेंस्ट में होती थी उसमें बोलने से हेजिटेट करता था, लेकिन अब आज की डेट में ऐसा नहीं है। इंडिया का हेजिटेशन दूर हो गया, इंडिया खुल के बोलने लगा। यहाँ तक इंडिया तिब्बत के बारे में भी बोलने लगा है, जबकि तिब्बत के बारे में बोलने से पहले सोचता था, उसे डर लगता था कि अगर तिब्बत पे बोलूँगा तो हमारे चाइना से रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, चाइना नाराज़ हो सकता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, हम खुल के तिब्बत के ऊपर भी बोल पाते हैं, या इंडिया चाइना का जो एक्शन है बाकी देशों के अगेंस्ट में उसके खिलाफ हम बोल पाते हैं। यहाँ तक कि चाइना का जो दूसरों की ज़मीन हड़पने का जो एक प्लान है बहुत पुराना, उस पर भी हम खुल के बोल पाते हैं। तो हमारा जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हुआ है इस चाइना के एक्शन की वजह से। तो ये एक अच्छी चीज़ है ऊपर के सामने आई कि अब हम हेजिटेट नहीं होते हैं, अब अपनी बातों को खुल के रख पा रहे हैं। अब आज की डेट में इंडिया जो है बहुत ही वोकल होके हो रहा है, बहुत ही खुल के अपनी बातें रख पा रहा है। और इस क्यों हुआ? क्योंकि चाइना इसके एक्शन की वजह से हुआ। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर ऑफ इश्यूज थे जिस पे हम नहीं बोल पाते थे, लेकिन हम आज बोल पा रहे हैं कि परहैप्स वी विल सी ए ग्रेटर डिग्री ऑफ अलाइनमेंट एमंग मेजर पावर्स। मेजर पावर के बीच में एक हम अलग तरह का अलाइनमेंट देखेंगे, अलग तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई हम फिलहाल फ्यूचर में देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है राइटर का कि डू मेजर्स लाइक इंक्रीज मिलिट्री कोऑपरेशन, एक्सरसाइजेज, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हैव ए बियरिंग ऑन द ग्राउंड सिचुएशन और डिस्यूड चाइना फ्रॉम डूइंग समथिंग मोर अग्रेसिव। तो ये जो हम बढ़ा रहे हैं मिलिट्री कोऑपरेशन, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट अभी हमने यूएसए के साथ किया है। तो क्या एक ये जो है ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशन बनाए या हम चाइना को डिस्करेज करें कि वो मोर अग्रेसिव ना हो पाए, आने वाले दिनों में वो और अग्रेशन ना दिखा पाए? क्या हम इसलिए सब कर रहे हैं कि हम चाइना को और डिस्करेज कर पाएँ इन सब चीज़ों को करने के लिए? ये राइटर का सवाल है। तो पंत जी इसको रिप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो अटेम्प्ट है इंडिया की तरफ से डिप्लोमेटिकली, वो ये जो बायलैटरल इंगेजमेंट है एग्रीमेंट का जो मेजर पावर के साथ, मेजर पावर मतलब यूएसए से वो बोलना चाह रहे हैं, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल विथ, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। पार्टली बिकॉज इंडिया हैज़ बीन रिलक्टेंट टू ज्वाइन एनी अलायंस फ्रेमवर्क। अभी तक क्या था कि इंडिया कोई भी अलायंस को ज्वाइन करने से बचता रहा है। इंडिया हमेशा अलायंस के अगेंस्ट रहा है, कोई भी अलायंस में जाने से अवॉइड करता रहा है। उस एंगल से देखा जाए तो ये जो एग्रीमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। इस तरह के एग्रीमेंट होने से हमें काफ़ी बढ़त मिलती है, हमें कुछ हद तक सपोर्ट मिलता है, अच्छे प्लेयरों का, अच्छे जो देश हैं उनका सपोर्ट मिलता है। तो ये जो एग्रीमेंट था वो काफ़ी फ़ायदेमंद था हमारे लिए। अनलाइक इन द पास्ट, और पास्ट की अपेक्षा देखा जाए तो रिलेशनशिप जो हमारे हैं वो इंडिया की जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है वो now the argument is that these relationship enhance India's space to maneuver vis-a-vis China in particular। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो चाइना के जो काउंटर में चीज़ें हो रही हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए भी हम इस तरह के रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, जो पास्ट में ऐसा नहीं था। पास्ट में हम इन चीज़ों से बचते रहे और शायद उसी का इशू है कि 62 का वार हमें लड़ना पड़ा और हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे टाई थे लेकिन उसने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। तो
फ्यूचर में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ न बन पाए कि हम बिल्कुल अकेले रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे रिलेशनशिप जो बाकी पावर्स हैं उनके साथ अच्छे होने चाहिए आज के डेट में। आगे बोल रहे हैं कि आई डोंट थिंक द चैलेंज ऑफ चाइना एंड हाउ इट नीड्स टू बी मैनेज इज़ गुड टू गो अवे सून। तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो चाइना का चैलेंज है या कि जो इसे मैनेज करने के हमारा तरीका है, इससे हम बहुत जल्दी इससे हम दूर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम इन चीज़ों के साथ लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कुछ पार्टनरशिप पे जो कि इंडिया को थोड़ा ऑपरेशनलाइज करे इन रियल टाइम में। तो हमें इस तरह की पार्टनरशिप्स की तरफ ऑलरेडी देखना पड़ेगा, तभी हम इससे डील कर पाएंगे। दैट विल हैव ए बियरिंग ऑन हाउ चाइना व्यूज़ द वर्ल्ड। तो हम ये देख सकते हैं कि इन चीज़ों को चाइना कैसे देखता है, इस तरह के वर्ड को चाइना कैसे देख रहा है, कि ये एक चीज़ है देखने वाली। तो चाइनीज़ हैव बीन वेरी सेंसिटिव अबाउट द क्वाड एंड द इंडो पैसिफिक। तो चाइना इसको लेके बहुत ही सेंसिटिव है, जो क्वाड बना है या जो इंडो पैसिफिक है, इसको लेके चाइना बहुत सेंसिटिव है। यहाँ तक कि चाइना ने बोला था कि जो इंडो पैसिफिक है, इस तरह की जो कहानी है वो रियल टाइम में कभी नहीं आ पाएगी, ये कहानी बन के रह जाएगी। चाइना ने इसको खुल के बोला था कि इंडो पैसिफिक नाम का कोई चीज़ नहीं है और एक सिर्फ स्टोरी में ही रहेगी, ये रियल टाइम में कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन अब जो है कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो इंडो पैसिफिक जो चीज़ें हैं, जो चाइना ऐसा बोल रहा था, इस तरह की जो वार है उसे वो हार चुका है, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है। आज की डेट में पूरे विश्व में इसे एक्सेप्ट किया गया है इंडो पैसिफिक नाम की चीज़ को। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में, इस रीजन में, विच यू लुक एट द रीजन एंड एट द मैरीटाइम डायनेमिक, तो इससे आप देख सकते हो कि इस रीजन या जो हमारा जो सी एरिया है, जो मैरीटाइम डायनेमिक है, उसमें हमें थोड़ा लीड मिलती है। इस एरिया में ऑलरेडी इस चीज़ को चाइना हार चुका है। जो इसे वो सोचता था कि वो तो बस एक कहावत बन के रह जाएगी, वो कहावत नहीं, वो आज की डेट में रियलिटी बन चुकी है। इंडो पैसिफिक नाम की कोई चीज़ है और इसे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। एंड चाइनीज़ बिहेवियर इटसेल्फ इज ए मेजर ड्राइवर ऑफ द चैलेंज। हाँ, आज की डेट में जो चाइनीज़ बिहेवियर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नाउ ए न्यू डायनेमिक एंड द न्यू नॉर्मल ऑफ द LAC। और आज की डेट में यही जो है, ये जो एक्टिविटीज़ है, यही न्यू नॉर्मल है। इसे हम न्यू नॉर्मल बोल सकते हैं, क्योंकि यही आज की डेट में नॉर्मल है। अब इसके आगे जो होगा वो वार वाली सिचुएशन होगी। तो ये LAC का न्यू नॉर्मल हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उनका, हाउ इज़ इट गोइंग टू गो फॉरवर्ड वंस दिस स्टैंड अप इज़ ओवर। तो चीज़ें अब कैसे आगे बढ़ेंगी जब ये स्टैंड अप ख़त्म हो जाएगा। तो हुड्डा सर इसका रिप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इवन इफ़ द करेंट क्राइसिस इज़ रिजॉल्व पीसफुली, अगर ये करेंट क्राइसिस पूरी तरह से शांत हो जाती है, तो आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग बैक टू द स्टेटस को एज इट एग्जिस्टेड। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम इससे वापस जाएंगे जो अभी तक है, जो आज की डेट में है, हम उसी पे टिके रहेंगे। पीस होने के बाद भी हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। हम जा रहे हैं, ये जो मिलिटराइजेशन है LAC का, वो बढ़ेगा आगे तक चल के। हम इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं कि जो मिलिटराइजेशन है, ये आगे चल के LAC का और बढ़ने वाला है। ग्रेटर मिलिटराइजेशन एलोंग द LAC के एलोंग साइड में बहुत ही ग्रेटर मिलिटराइजेशन होने वाला है। अब चीज़ें इससे पीछे नहीं होने वाली है। तो द ओल्ड प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट दैट गाइडेड द कंडक्ट ऑफ सोल्जर्स ऑन बोथ साइड हैव ऑल ब्रोकन आउट। तो जो ओल्ड प्रोटोकॉल थे या जो ओल्ड एग्रीमेंट थे, वो सब ऑलरेडी टूट चुके हैं। वो एग्रीमेंट अब रहा नहीं, वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। सच्चाई आज की डेट में बिल्कुल अलग है। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और हम ये मान के चल चुके हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम वार कर सकते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम हथियार भी उठा लेंगे। जो पहले एग्रीमेंट का हिस्सा हुआ करता था कि वहाँ पर फायरिंग नहीं होगी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। तो जो डाउट है हमारा, जो सबसे बड़ा डाउट है कि हमारे जो नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, वो क्या नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक ऐसे रहेंगे, या एटलीस्ट अंटिल सच टाइम, या आने वाले कुछ टाइम तक, इफ़ एट ऑल वी कैन पुट इन न्यू
place new protocol, new agreement, get a degree of trust between the two militaries। तो आने वाले बहुत दिनों तक ये चीज़ें ऐसे ही रहने वाली है, जब तक कि कोई नए प्रोटोकॉल नहीं बन जाते या नए एग्रीमेंट नहीं हो जाते या दोनों के बीच में, दोनों की जो मिलिट्री है उसके बीच में एक ट्रस्ट फिर से कायम नहीं हो जाता, जो कि पहले काफ़ी दिनों तक था। तो ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी और इसे हम शक की नज़र से देखते रहेंगे और यही हमारा नॉर्मल रहेगा। Not only in Ladakh, we will see it all along the LAC in सिक्किम एंड इवन अरुणाचल प्रदेश। तो इसको हम सिर्फ लद्दाख में ही नहीं देख रहे हैं, इसको हम सारे LOC के पूरा किनारे किनारे के हिस्सा पे, जो या तो सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब में हम यही चीज़ों को देख रहे हैं और यही चीज़ें हर जगह रहने वाली हैं। तो एक लार्जर लेवल पे हम कॉन्शियस थे। कुछ स्टेट जो चाइना के थे उसमें इमर्ज ग्रेटर मिलिट्री थ्रेट एज फार द इंडिया इज़ कंसर्न। तो इंडिया के कंसर्न से एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री थ्रेट को हम देख रहे हैं चाइना के साइड से। और आगे ये कि एंड दैट मोमेंट सीम्स टू हैव शॉर्ट अप कम नाउ। ये जो मोमेंट है, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी या आती रहेंगी। तो वी ऑल्सो मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द पावर डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ ओनली सेट टू ग्रो इन द फ्यूचर। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंशियल होगा पावर का, वो और बढ़ेगा, वो घटने वाला नहीं है। फ्यूचर में और चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो एट ए स्ट्रेटजिक लेवल अगर हम बोलें तो ये जो डायलॉग हैं बिटवीन सिविल मिलिट्री लीडरशिप, इसको और ही रियलिटी में लाना होगा। तो नीड टू बी ग्रेटर डायलॉग बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप टू सी हाउ इट कैन बी ब्रेस। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्ट्रेटजिक लेवल पे सिविल और मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसके बीच में डायलॉग को और रियल टाइम में लाया जाए और इसको और बढ़ाया जाए, ताकि उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन सके। अनफॉर्चुनेटली our state of civil military relationship and the structure that are in place don't really encourage an open dialogue between the military leadership and the political leadership। तो हमारे यहाँ की सिचुएशन थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ के सिविल मिलिट्री के डायलॉग नहीं होते हैं, ये रियल टाइम में बहुत ही कम है। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है। इसे ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि इसे इनकरेज करना होगा, ताकि ये चीज़ें और ओपन हो सके और हम खुल के एक दूसरे से बातें कर सकें और अपनी बातों को रख सकें, जो अभी तक ठीक से नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। दैट समथिंग द गवर्नमेंट नीड टू लुक एट एंड सी हाउ इट कैन बी चेंज्ड। ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, इस पे इसके बारे में सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, ताकि चीज़ें और बेहतर हो सकें। Even our strategic and doctrine thinking of how we are going to handle a two-front threat, if it comes, requires very extensive debate between the political leadership and military leadership। तो ये जो टू फ्रंट की चीज़ें हैं, इसके बारे में बहुत ही स्ट्रेटजिकली सोचने की ज़रूरत है और इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को, और देखने की ज़रूरत है कि अगर टू फ्रंट थ्रेट है तो हम इससे कैसे ओवरकम हो सकते हैं, हम इस पर क्या कर सकते हैं कि जो बेहतर हो हमारे लिए। तो एक चीज़ है जिसमें हमें और सोचने की ज़रूरत है। द साइज़ ऑफ द डिफेंस बजट इज़ डिक्रीजिंग विच इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। तो इसमें आगे बोल रहे हैं कि ये जो हमारा जो बजट है, डिफेंस बजट, वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। कि तो ये भी एक चैलेंज का इशू है। हमें अगर चाइना से फ़ाइट करना है, पाकिस्तान से फ़ाइट करना है, हम टू फ्रंट वार की बात कर रहे हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ अगर ऐसी बनती रही तो थ्री फ्रंट वार भी फ्यूचर में हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें बन रही है। तो हाँ, और इसमें हमारे बजट को डिक्रीज़ किया जा रहा है, तो हम कैसे मॉडर्नाइज हो पाएंगे, हम कैसे इन चीज़ों को झेल पाएंगे। तो ये एक सोचने वाली चीज़ है। इस पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बजट को घटाया ना जाए, बल्कि उसे अगर बढ़ाया ना जाए तो उसे उसी पे मेंटेन रखा जाए, ताकि हम उस पे आने वाली चीज़ों को उसी बजट में रख के चीज़ों को और मॉडर्नाइज कर सकें और हम बेहतर इक्विप्ड हो सकें, बेहतर आज की डेट में मॉडर्न हमारी मिलिट्री बन सके, ताकि हम इस तरह के वार को आसानी से हैंडल कर सकें।
तो इन दोनों लोगों ने मिल के काफ़ी सवालों के जवाब दिए और काफ़ी अच्छी तरीके से इसे समझने की कोशिश की या अपनी बातों को रखने की कोशिश की कि अगर टू फ्रंट वार होता है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है और कैसे हम इससे फेस कर सकते हैं या इस तरह के चैलेंज को फेस करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस आर्टिकल में इतना ही, हमने काफ़ी कुछ और इस पे डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।